के लिए जा रहे हैं। जो चैप्टर नंबर 3 है आपका क्वेश्चन आंसर उसके फॉर्मेट में लीन सिस्टम एंड इनोवेशन SCMP CA फाइनल का। यहाँ पर मैं आपके लिए वीडियो इस साइकोलॉजी से बना रहा हूँ कि आपको जब भी कोई टॉपिक देखते हो तो आपके दिमाग में कुछ बातें आनी चाहिए, आपका सोचने का दिशा क्या होना चाहिए, किस तरह से क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है, किस तरह से आप लिखने की शुरुआत करोगे, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे जिससे आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। और इसमें कंसेप्ट क्लैरिटी तो होगी ही और स्ट्रिक्टली स्टडी मटेरियल के हिसाब से आपके दिया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मैं CA फाइनल का GST और डायरेक्ट टैक्स वीडियोस बनाता हूँ और क्लासेस भी लेता हूँ। अगर आप हमसे वीडियोस लेना चाहते हो या फिर आप उसके जो फ्री वीडियोस है उसके बारे में भी जानना चाहते हो तो आप हमारे नीचे डिस्प्ले किए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप भी कर सकते हो। अभी यहाँ पर बात करते हैं कि हमारा जो चैप्टर है लीन सिस्टम उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आपके जहन में एक सवाल उठता है कि ये लीन सिस्टम होता क्या है और 7 टाइप्स ऑफ वेस्ट किसको कहा जाता है। तो ये आपको सवाल उठता है, यानी कि यहाँ पर जो है ना वेस्ट कैसा होता है, इसमें आपका प्रोडक्शन प्रोसेस में जो है ना वेस्ट होता है जनरली, ठीक है। लेकिन प्रोडक्टिविटी को बिना रिड्यूस किए हुए, प्रोडक्टिविटी आपकी कम नहीं होनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी कम किए बिना अगर आप एक ऐसा सिस्टम बना लेते हो जिससे आपका वेस्ट जो है वो कम हो जाता है, मिनिमम होता है, तो उसको आप लीन सिस्टम बोलते हो। लीन मतलब मिनिमम, ठीक है। वेस्ट मिनिमम वेस्ट, यानी कि इसको नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ को आपको हटाना पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी बिल्कुल ना कम होनी चाहिए। ये बात हम लोग ने देखा। अब जहाँ तक बात करते हैं कि वेस्ट किसको बोलते हैं, वेस्ट दो बातों का ओवर होने को बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ओवर प्रोडक्शन भी हो गया, वो भी आपका वेस्ट है। उसके बाद ओवर प्रोडक्शन होना, ओवर रॉ मटेरियल अगर आपके पास है वो भी आपके लिए वेस्ट है, ठीक है। बिना मतलब कि अननेसेसरी प्रोडक्शन प्रोसेस में टाइम लग रहा है वो भी आपका वेस्ट है, इफर्ट लग रहा है वो भी वेस्ट है, ठीक है। टाइम का भी वेस्ट है, यानी कि एम्प्लॉय का या मशीन का या फिर बोटलनेक की वजह से वेटिंग टाइम है, या फिर आपका मटेरियल या फिर इंसानों का ह्यूमन रिसोर्सेज का मूव करने में टाइम है, या प्रोडक्शन प्रोसेस में टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये सारे जो है ना वेस्ट होते हैं। वेस्ट के कई प्रकार होते हैं। वेस्ट प्रकार का नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ होता है और उसके कई रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको रिवर्क करना पड़ सकता है। तो ये पूरी कहानी जो है ना उसको ही 7 टाइप के वेस्ट को भी मैंने अगर देखा जाए तो आपको बता दिया। सबसे पहले हम लोगों ने बात करी कि वेस्ट किसको बोलते हैं, जिसमें लीन सिस्टम किसको बोलते हैं, जिसमें मिनिमम वेस्ट हो और प्रोडक्टिविटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, उसको आप लीन सिस्टम कहते हो। अब लीन सिस्टम जब आप जान ही जाते हो तो उसके बाद बात करते हैं कि इसमें बात करते हैं कि आपका नॉन वैलिड जो एक्टिविटीज़ होता है उसको हटाया जाता है। ये जो वेस्ट होते हैं उसके रीज़न क्या क्या होते हैं, तो उसमें मुख्य रीज़न होता है ओवर प्रोडक्शन करना, ठीक है। ज़रूरत से ज़्यादा जो है ना ओवर रॉ मटेरियल आपके पास हो गया, ठीक है। आपको रिक्वायर्ड है आपके पास 1000 किलो का रॉ मटेरियल का और आपके पास है 15,000 किलो, ठीक है। तो ओवर रॉ मटेरियल होना, ओवर प्रोडक्शन होना, ये सारे के सारे वेस्ट कहलाते हैं। फिर जहाँ तक बात करते हैं कि वेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट वेस्ट है, 3 प्रकार के वेस्ट एक ही साथ आ जाते हैं, 3 तरह के टाइम का वेस्ट, ठीक है। 3 तरह के टाइम का वेस्ट। सबसे पहले वेस्ट बोलता है टाइम का, प्रोडक्शन प्रोसेस का जो आपका टाइम होता है उसमें आपका टाइम वेस्ट होता है, यानी कि एक प्रोडक्शन प्रोसेस में इतना टाइम ले गया कि दूसरे प्रोडक्शन प्रोसेस को वेट करना पड़ गया बहुत देर तक, यानी कि बॉटलनेक वाला सिचुएशन आ गया। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं मूव टाइम, मूव करने में किसका मूव हो सकता है, इक्विपमेंट का या फिर पीपल का, ठीक है। तो वो भी उसमें टाइम वेस्ट जो है ना हो सकता है। उसके बाद तीसरे प्रकार का आपका जो है ना टाइम वेस्ट हो गया प्रोडक्शन प्रोसेस का। उसके बाद फिर बात करते हैं कि रिवर्क करना भी आपका एक प्रकार का जो है वो वेस्ट ही है। और उसके बाद लास्ट में बोलता है प्रोडक्शन प्रोसेस अगर अननेसेसरी हो गया ये भी वेस्ट है। ये बड़ा इजी सवाल था। अब उम्मीद करता हूँ कि इस सवाल का जो है ना आप अंदाज़ा लगा पाओगे। स्टडी मटेरियल में आपके एक जो है ना बॉक्स बना के भी डायग्राम जैसा भी दिया गया है जिसमें ये कई तरह के वेस्ट बताए गए, जिसमें इन्वेंट्री, वेटिंग, मोशन, ओवर प्रोसेसिंग, ओवर प्रोडक्शन, डिफेक्ट और ट्रांसपोर्टेशन ये है। अभी लीन सिस्टम का एम क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि लीन सिस्टम का एम क्या होता है। जैसे आपके जहन में ये सवाल उठता है तो सबसे पहले आपका आना चाहिए जीरो, ठीक है। तो जीरो यहाँ पर क्या होता है कि लीन सिस्टम का एम जैसे ही आता है ना तो इसका मकसद होता है जीरो वर्ड आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। ये जीरो वर्ड में क्या हो गया, जीरो वेटिंग टाइम, यानी कि वेट टाइम जीरो हो जाना चाहिए। दूसरा जो है ना स्टॉक जो पड़े रहते थे ना आपके इन्वेंट्री वो भी जीरो हो जाना चाहिए। डिफेक्टिव प्रोडक्ट जो होते थे ना वो भी आपके जीरो होना चाहिए। उसके बाद जो है ना दूसरा वर्ड आना चाहिए कंटिन्यू, कंटिन्यूअसली, ठीक है। कंटिन्यूअसली ये वर्ड आना चाहिए। इसमें यहाँ पर बोलता है कि आपका फ्लो ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस जो होता है ना उसका फ्लो जो होता है वो कंटिन्यूस लगातार इंप्रूव करना चाहिए। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि प्रोसेस टाइम करने का, प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए ही दोनों है, फ्लो और टाइम। प्रोडक्शन प्रोसेस का फ्लो और टाइम को जो है ना वो कंटिन्यूस जो है ना इंप्रूव करना चाहिए, प्रोडक्शन प्रोसेस के फ्लो को और प्रोडक्शन प्रोसेस के टाइम को, ठीक है, कंटिन्यूस इंप्रूव करना चाहिए। ये आपका एम होता है किसका, तो लीन सिस्टम का। जीरो वेटिंग टाइम, जीरो इन्वेंट्री। उसके बाद फिर बात करते हैं जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट में, और उसके बाद कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट जो है ना फ्लो ऑफ प्रोडक्शन का और प्रोसेस टाइम का, ये होना चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो आपका कौन कौन से टेक्निक हो सकते हैं वेस्ट को मिनिमाइज करने के लिए। जरा उसका अगला सवाल हमारा आता है कि कौन कौन से टेक्निक्स हो सकते हैं वेस्ट को मिनिमाइज करने के लिए।
तो जब आपसे पूछा जाएगा कि ये सारे टेक्निक्स देखो लगभग आपको पता है, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा अब तक, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले इसको ऑर्गेनाइज करना है कि कौन कौन से टेक्निक्स हो सकते हैं वेस्ट को मिनिमाइज करने के लिए, कौन कौन से टेक्निक्स हो सकते हैं वेस्ट को मिनिमाइज करने के लिए। तो सबसे पहले आपका टेक्निक्स हो सकता है जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम आपका हो सकता है। दूसरा काइजन कॉस्टिंग, काइजन कॉस्टिंग हो सकता है। उसके बाद जो है ना 5S हो सकता है, ठीक है, मिनिमाइज करने के लिए वेस्ट को। उसके बाद टोटल प्रोडक्टिविटी मेंटेनेंस, ये भी एक आपका हो सकता है। और दूसरा सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग जो है ना, वो तरीका आप लगा सकते हो। सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग जो है ना, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग, ये तरीके आप लगा सकते हो, ठीक है। इसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि एक और हो गया आपका सिक्स सिग्मा, ये सारे जो है ना आपके टेक्निक्स होते हैं वेस्ट को मिनिमाइज करने के लिए। अभी जहाँ तक बात करते हैं जस्ट इन टाइम का, तो नाम से ही जा रहा है जस्ट इन टाइम, यानी कि रॉ मटेरियल जो होता है ना जैसे ही रिक्वायर्ड होगा ना वैसे ही तुम मेरे को दो, यानी कि रॉ मटेरियल का वेस्ट अभी अभी हम लोगों ने देखा था ना, उससे बचाया जा सकता है। काइजन कॉस्टिंग क्या होता है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करना, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करना। हम लोगों ने देखा था ना एम ऑफ लीन सिस्टम होता है, उसमें कंटिन्यूस प्रोडक्शन प्रोसेस के फ्लो को और टाइम को इंप्रूव करना रहता था। यानी कि काइजन कॉस्टिंग में लगातार छोटा लेकिन लगातार अपने आप में बदलाव लाओ, इंप्रूवमेंट करो, उसको काइजन कॉस्टिंग बोलते हैं। ये जापान का बहुत फेमस टेक्निक है। उसके बाद 5S, तो आपका यहाँ पर बोलता है कि 5S में क्या होता है कि वर्क स्पेस को आपको ऑर्गेनाइज करना होता है। जैसे आपका पढ़ने का टेबल है, उसमें सारी चीज़ें आप जो है ना पेन वगैरह ये सब कुछ साफ सुथरा करके रखते हो तो अच्छे से पढ़ने में मन लगता है। वैसे यहाँ पर बोलता है ऑर्गेनाइज वर्क स्पेस बाय आइडेंटिफाइंग प्रिवेंटिव, जो भी अननेसेसरी आइटम्स होते हैं उसको हटाओ और जो तुमको पहले जरूरत पड़ेगी उसको सामने रखो। फीफो मेथड की तरह से लगाओ। स्पेस को जो है ना डेली बेसिस पर क्लीन करो। उसके बाद स्टैंडर्ड करो हर एक प्रोसेस को। और अपना जो एम्प्लॉय वगैरह होता है ना, कि उसको इस तरह से ट्रेन करो कि वो बिना बोले हुए, बोलना ना पड़े, उसको बार बार बोलना पड़े तो फिर तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हैवी ही होगा, ठीक है। तो बोलना ना पड़े, वो ये काबिलियत हो उसमें इतनी। तो ये 5S, यही 5S तो आप एक तरह से गौर करो तो सिखाते हैं IIM में। क्या सिखाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में? यही 5S सिखाता है। ये बोलता है कि अपने वर्क स्पेस को जो है ना आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, अननेसेसरी आइटम को वहाँ से हटाना है, ठीक है। उसके बाद वर्क स्पेस को क्लीन करना है, डेली बेसिस पे स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो करना है। और क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय को इस तरीके से ट्रेन करना है कि वो आपको दिमाग ना चाटे, सीधा सीधा काम वो कर दे जो उनको बोला गया। उसके लिए कुछ प्रॉब्लम भी आए तो उसको टैकल करने के लिए वो कैपेबल होना चाहिए। इसीलिए MBA वालों का IIM से जो करते हैं इतने लाखों लाखों का पैकेज मिलता है। तो ये सारी खासियत उनमें मिलती है बराबर से, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि 5S के बारे में, और ये जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में हमको थोड़ा सा और डिटेल में देखना ही है। तो वहाँ पर मैं बताऊंगा कि इसको 5S कौन कौन से आ गए, ठीक है। बाकी मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया। फिर अगला पॉइंट आता है टोटल जो प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। ये भी आपका टेक्निक्स होता है वेस्ट को मिनिमाइज करने का। कि यहाँ पर बोलता है कि जितने भी इक्विपमेंट होते हैं ना उसको टॉप वर्किंग कंडीशन में रखोगी, तुम्हारा ब्रेकडाउन हो ही ना, तुम्हारा ब्रेकडाउन बॉस हो ही ना, तुम्हारा ब्रेकडाउन ही नहीं होगा तो प्रोडक्शन तुम्हारा बराबर चलेगा। यानी कि तुम अपना प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पे ज्यादा खर्चा करो, मशीन वगैरह तुम्हारे टकाटक होने चाहिए, उसमें कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये बात आती है। उसके बाद आता है कि सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग, ये भी आपका जो है ना वो टेक्निक्स होता है आपका किस चीज का, लीन सिस्टम का। सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, इसको वन पीस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम भी बोलते हो। यानी कि एक बार जो होता है सेलुलर, यानी कि एक ऐसा सेल बनाओ ना जिसमें उससे रिलेटेड सारे काम एक साथ हो जाए। जैसे आप सेलुलर सिस्टम से अगर अकाउंट्स का क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो फिर आपकी बैलेंस शीट हमसे टैली हो जाती थी। क्यों? क्योंकि जो भी एंट्री आपने मारी उसका इफेक्ट तुरंत करके जाके देने के लिए बोला जाता था, ठीक है। टीचर बताते थे आपको। तो वो आप क्या करते थे कि किसी एक काम को, मान लीजिए कि स्टॉक की आपने एंट्री मारी, मान लीजिए एक्सपेंस एक एंट्री मारी कि एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, तो तुरंत उसका इफेक्ट बराबर लेजर में जाके वहां पर पोस्टिंग कर देना, ये कर देना, वो कर देना करके आपका ट्रायल बैलेंस वगैरह मैच हो जाएगा। ये बचपन में ही आपको सिखाया गया था। तो आप क्या करते थे, एक्सपेंस से रिलेटेड जो भी एंट्री मारी उसका सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग कर दिया, सही जगह पर फटाफट डाल दिया। इसका मतलब सिंगल फ्रेमवर्क के तहत एक ऐसा फ्रेमवर्क बना दिया आपने, सेलुलर बना दिया, ऐसा सर्किल बना दिया जिसमें उससे रिलेटेड सारे काम एक साथ कर दिए ताकि वो जो है ना उसमें कुछ बचा न रह जाए। फिर बात करते हैं सिक्स सिग्मा। यहाँ पर बात करते हैं कि सिक्स सिग्मा जो मेथोलॉजी होता है वो जीरो डिफेक्ट जो है ना उसका मेथोलॉजी होता है, ठीक है। मुंबई के टिफिन डब्बे वाले को ये सिक्स सिग्मा का अवार्ड मिला था। तो ये चर्चा हम लोग डिटेल में करेंगे, एक एक करके हमारा अगला क्वेश्चन यही आते चला जाएगा। यानी कि ये सब टेक्निक्स होते हैं जो मिनिमाइज वेस्ट करने के। तो अगला क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं जस्ट इन टाइम से, उसके बारे में हम डिटेल अध्ययन अगले क्वेश्चन में करेंगे। तो जस्ट इन टाइम की जब हम लोग बात करते हैं तो जस्ट इन टाइम एक ऐसा सिस्टम होता है, क्या होता है, सबसे पहले ये सब एक सिस्टम है,
ठीक है। पहली बात तो ये सब एक सिस्टम है, ऐसा सिस्टम आप बनाते हो ना कि आपको जब जरूरत पड़ती है ना तब जो है ना सप्लायर आपको लाके देगा। ठीक है, यानी कि जब आपका प्रोडक्ट जो है ना उसका प्रोडक्शन करना रहे तब आप जो रॉ मटेरियल को इमीडिएट आपको ला के दिया जाएगा, कंपोनेंट ला के दिया जाएगा जब उसकी जरूरत पड़ती है। तो जिससे क्या होगा, जीरो इन्वेंट्री मेंटेन करना आपका टारगेट होता है। जीरो इन्वेंट्री फॉर फिनिश गुड्स आपको मेंटेन करना टारगेट होता है। ठीक है, जीरो इन्वेंट्री, ये आपको याद रखना है कि जीरो स्टॉक जो है ना, आपका स्टॉक जो है ना यहाँ पर जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये मेंटेन करना आपका टारगेट रहता है कि जब जरूरत पड़ेगी, जहां जरूरत पड़ेगी, जिस मशीन पे जरूरत पड़ेगी, जिस जगह पे जरूरत पड़ेगी वहां पर लाके तुम दोगे। तुम क्या ऐसा वादा करते हो तो 4 पैसे हम तुमको ज्यादा भी देने के लिए तैयार है, ऐसा करके उससे आप कमिटमेंट लेते हो। यानी कि आपका जो है ना 5 मेन फीचर्स होते हैं जेट सिस्टम के, 5 फीचर्स होते हैं। फीचर्स, इसमें कुछ तो फीचर्स होंगे, ठीक है, और कुछ खामियां भी होगी, कुछ लिमिटेशंस भी होगा। यानी कि बोलता है कि सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के जो ऑपरेशंस है ना उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ठीक है, कि ऐसा ना हो कि कोई मेटेरियल की अचानक जरूरत पड़े, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, सब चीजों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। उसके बाद जहां तक बात करते हैं कि आपका यहाँ पर बात करते हैं कि आपको मल्टी स्किल्ड वर्कर जो होते हैं ना वो आपके मल्टीपल ऑपरेशन करने के कैपेबल होने चाहिए। इवन जो छोटे मोटे रिपेयर वेपेयर जो जरूरत पड़े ना वो भी कर सके। यानी कि आइडल टाइम जो है ना वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी आइडल टाइम नहीं होना चाहिए। आपका वर्कर जो होता है कभी खाली नहीं बैठनी चाहिए और बराबर से टाइम करना चाहिए। तो वर्कर पर फोकस किया गया। दूसरा फोकस जो हो गया फीचर्स, आपको वर्कर उस हिसाब के होने चाहिए। तो सारे ऑपरेशंस जो होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के, जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो ऑर्गेनाइज होने चाहिए। वर्कर जो होता है आपका मल्टी स्किल्ड वर्कर होने चाहिए। फिर बोलता है कि आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो होता है उसको भी आप जितना एक्सटेंट तक हो सके इंप्लीमेंट करके रखो पहले से, क्योंकि डिफेक्ट आए नहीं। सप्लायर की जगह पे ही आपको टेस्ट वेस्ट करने के लिए इंजीनियर भेज देने हैं, उसको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में आपका कोई डिफेक्ट ना आए, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं, एक जगह आपका टाइम वेस्ट होगा बहुत ज़्यादा सेटअप करने में, मटेरियल आ गया और मटेरियल वेटिंग में रह जाएगा। क्योंकि अगर आपका सेटअप मशीन वगैरह करने ही किया होगा तो सेटअप टाइम जो होता है ना उसको यहाँ पर क्या करना है कि जो रिड्यूस करने की पूरी कोशिश करनी है, ताकि सेटअप में आपका जो है ना इमीडिएट हो जाए। दूसरा कि फास्टर रिस्पॉन्स होना चाहिए। सप्लायर को टाइम पे पता चलना चाहिए कि हाँ आपको आप जरूरत पड़ने वाली है, 2 घंटे में आपका जो है ना ये प्रोडक्शन हो जाएगा, 2 घंटे के अंदर में माल पहुंचा के देगा वो। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं कि ऐसे ही सप्लायर को आप सेलेक्ट करना है जो रॉ मटेरियल जो है ना बराबर से टाइम पर आपको दे सके और डायरेक्टली प्रोडक्शन फ्लोर पे दे सके। सेलेक्ट सप्लायर जो कि आपका टाइमली प्रोडक्शन दे सके। अगर ऐसा ही सिलेक्शन में भी आपकी गलती रह गई तो फिर सप्लायर क्या कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाएगा, तो आपकी तो जस्ट इन टाइम की ऐसी की वैसी हो जाएगी, ऐसी की तैसी हो जाएगी, वॉट लग जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर जीरो स्टॉक और 5 फीचर जो सारे ऑपरेशन को ऑर्गेनाइज करो। वर्कर आपके मल्टी स्किल्ड होने चाहिए, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का फॉलो करो, सेटअप टाइम और सप्लायर जो है ना परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है ना, आपको जो जीरो डिफेक्ट आपका क्वालिटी भी बराबर मेंटेन रहना चाहिए। तो उसके लिए इंजीनियर को ना आप अपने साइड पे क्या इंस्पेक्शन करने के लिए बोलते हो, उनके साइड पे ही डायरेक्ट भेज दो अपने इंजीनियर को कि भाई तू पहले उधर ही वेरीफाई कर ले, जो भाई जो माल ट्रक पे जा रहा है वो अच्छा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि आपको जो जस्ट इन टाइम होता है ना उसको ऐसे ही नहीं चलेगा, उसका कुछ प्री रिक्विजिट भी होगा। जस्ट इन टाइम का प्री रिक्विजिट भी होगा, उसका कुछ इम्पैक्ट भी होगा। उसको हम अगले सवाल में देखते हैं। अब जहां तक बात आती है जस्ट इन टाइम सिस्टम की, तो उसके प्रीरिक्विजिट क्या क्या होते हैं। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं कि कुछ बातें आपको तो कंफर्म करनी पड़ेगी जस्ट इन टाइम लगाने से पहले। सबसे पहली बात, जो वेंडर आपका सप्लायर होगा वो रिलायबल सप्लायर होना चाहिए, यानी कि ऑन टाइम डायरेक्टली प्रोडक्शन फ्लोर पे आपका देगा। तो जो सप्लायर की बात आती है ना, तो सबसे पहले तो टेस्टिंग किसका, ये सारे मामले जो है जस्ट इन टाइम का आपके किसके ऊपर डिपेंड है, वो सप्लायर के ऊपर डिपेंड है, जिसको आप वेंडर करके भी नाम से पुकारते हो। उसके बाद जहां तक बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रीरिक्विजिट ये है कि पहले भैया तुम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट लगा लो, नहीं तो तुम्हारी ऐसी की तैसी हो सकती है। मतलब सप्लायर तो देगा लेकिन तुम्हारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट भी बराबर परफेक्ट होना चाहिए। उसके बाद जहां तक बात करते हैं कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है ना वो रेगुलर बेसिस पे लगाओ। मतलब ब्रेकडाउन का वेट मत करो, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस लगाओ। यानी कि आपका ब्रेकडाउन वगैरह सब आने के बाद नहीं, बराबर से टाइम टू टाइम मशीन को चेक करें सबसे ठीक है। इसकी वजह से आप प्रॉपर इंजीनियर को रखो जो रेगुलर बेसिस पे आपका क्या करे, जो मशीन वगैरह सब होगी उस पर रिपेयर एंड की जरूरत ना पड़े, ब्रेकडाउन ना आ जाए। तो आपको प्रोएक्टिवली सोचना पड़ेगा। एक्टिव मेंटेनेंस आपको जो है ना प्रोएक्टिवली करना पड़ेगा, आगे करके रखना पड़ेगा उसका टाइम शेड्यूल के हिसाब से। फिर बोलता है कि आपका यहाँ पर बात करते हैं कि प्रोडक्ट का डिमांड जो होता है वो स्टेबल होना चाहिए, यानी कि डिमांड को एस्टिमेट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आपने गलत ही एस्टिमेट कर लिया, तो कुछ तो साइंटिफिक वे जाओ आप डिमांड को एस्टिमेट करने के लिए। ठीक है, एग्जैक्ट एस्टिमेट करना पॉसिबल नहीं है लेकिन अंदाजा तो लगा सकते हो। फिर बात करते हैं कि रॉ मटेरियल जो होता है वो गुड क्वालिटी का होना चाहिए। सप्लायर से पहले बोल देना कि क्वालिटी पर बेटा ध्यान देना, क्वालिटी गुड क्वालिटी का होना चाहिए।
चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने इंजीनियर वगैरह को उन्हीं के साइट पर जाकर चेक करवा लेना पड़ेगा पहले ही। वो कितना भी गुड क्वालिटी बोले, लेकिन हो सकता है वो आपके लिए बैड क्वालिटी हो, तो फिर क्या करोगे। ठीक है, अब जहाँ तक बात करते हैं कि आपका अगला सवाल ये होता है कि जस्ट इन टाइम है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। राइट एंड शॉर्ट नोट्स ऑन इम्पैक्ट ऑफ जिट। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि जस्ट इन टाइम का इम्पैक्ट क्या होगा उस पर शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए, तो यानी कि कंपनी को जस्ट इन टाइम जो होता है तो कुछ इम्पैक्ट देखने पड़ेंगे। सबसे पहले इम्पैक्ट क्या होगा, तो पहली बात तो तुम्हारा वेस्ट जो है ना तुम्हारा होगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा तो वेस्ट करने के लिए जो लीन सिस्टम ने बोला ही था कि तुमको कि ओवर प्रोडक्शन या फिर ओवर रॉ मटेरियल मत रखो। यानी कि जस्ट इन टाइम मिली फोकस करता है आपका वेस्ट को रिड्यूस करने पे। सारे टाइप ऑफ वेस्ट जैसे कि एक्सेस इन्वेंट्री, एक्सेस मटेरियल, रीवर्क करना, डिफेक्टिव प्रोडक्शन होना, ये सारी चीज़ें रिड्यूस होगी इम्पैक्ट होने के बाद। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं ओवरहेड जो कॉस्ट होगा ना आपका, ओवरहेड कॉस्ट वो भी आपका रिड्यूस होगा। यानी कि मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, क्वालिटी इंस्पेक्शन कॉस्ट, अननेसेसरी इन्वेंट्री जो होता है ना उसके लिए जो रेंट वगैरह देना पड़ता था वेयरहाउस में स्टोरेज करने के लिए, ठीक है, यानी कि आपका स्पेस कम लगेगा वेयरहाउस में, उसका रेंट कमेगा। उसके बाद जो है ना कम स्टाफ लगेंगे, ठीक है, आपको ओवरहेड कॉस्ट कई तरीके से रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब जहाँ तक बात करते हैं कि अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट क्या होगा, प्राइस पे, जो गुड्स का प्राइस है ना उस पर इम्पैक्ट होगा। तो आपका जो है ना देख रहे हो वेस्ट कम होगा और ओवरहेड कॉस्ट कम होगा, तो यानी कि आप जाहिर सी बात है कि हाई क्वालिटी का प्रोडक्शन कर पाओगे, ऑन टाइम डिलीवरी कस्टमर को दे पाओगे, कस्टमर भी बहुत खुश होगा ना, तो वो प्राइस ज़्यादा देगा, उसको क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी। और यहाँ पर बात करते हैं कि आपका क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन और टाइमली डिलीवरी पर जो ये होगा, ओवर प्रोडक्शन में जो आपका एक्सपायर होने का डर होगा वो भी आपका खत्म हो जाएगा। अब जिट सिस्टम में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है कि नहीं, उसको मेजरमेंट करने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो यही बात अगला हमारा क्वेश्चन है कि परफॉर्मेंस को मेजर कैसे करते हैं जिट सिस्टम में। तो ये अगला सवाल मैं पहले टाइप कर देता हूं। अब जस्ट इन टाइम सिस्टम होता है, उसमें परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्या होता है। यहाँ पर बात करते हैं कि आप जस्ट इन टाइम का सक्सेस है या फेलियर है उसको मेजरमेंट करना परफॉर्मेंस मेजरमेंट कहलाता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको जो है ना जो इन्वेंट्री होता है ना उसके बारे में देखना पड़ेगा, स्टॉक का टर्नओवर जो है ना वो देखना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर देना है, स्टॉक टर्नओवर। तो जाहिर सी बात है कि स्टॉक, आप समझ लो कि स्टॉक का जो है ना आपने बहुत रिड्यूस कर दिया है कि स्टॉक को आप अपने पास रखते ही नहीं हो। ठीक है, उसके बाद सेटअप टाइम भी जो है ना वो परफॉर्मेंस मेजर है आपका। उसके बाद कंप्लेन, कस्टमर कंप्लेंट, इसको आप क्या बोलते थे, एक्सटर्नल फेलियर। ठीक है, तो एक्सटर्नल फेलियर भी आप उसको बोल सकते हो, एक्सटर्नल फेलियर भी बोल सकते हो। उसके बाद बोल सकते हैं स्क्रैप जो है ना ऑटोमेटिकली आपका कम हो जाएगा। उसके बाद क्वालिटी तो पहले भी आप मेंटेन कर सकते हो, लेकिन क्वालिटी का कॉस्ट जो है ना वो आपका रिड्यूस होगा। ठीक है, उसके बाद कस्टमर का आफ्टर सेल सर्विसेज में बहुत ज़्यादा स्टाफ वगैरह रखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये बोलता है कि आपको ये आइडिया से जो है ना आपको अच्छा जो है ना आउटपुट मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि आपका क्या बोलते हैं वर्कर का जो है ना इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहेगा। वर्कर जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगा, आपके जो है ना सहयोग करेंगे, वो साइकोलॉजिकली भी बहुत खुश रहेंगे। यानी कि यहाँ पर बात आती है कि सबसे पहले परफॉर्मेंस मेजरमेंट करने के लिए आपको क्या देखना पड़ता है, इन्वेंट्री टर्नओवर यानी कि स्टॉक टर्नओवर। अगर इन्वेंट्री लेवल जो होता है रॉ मटेरियल का, WIP का, फिनिश गुड्स का रिड्यूस हो जाता है, तो इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स का ऑटोमेटिकली आपका ओवरऑल सेल वगैरह सब इंक्रीज करेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। बार बार मंगाओगे लेकिन अल्टीमेटली आप देखोगे रॉ मटेरियल ज़्यादा मंगाया है, डिमांड वगैरह सब ज़्यादा सक्सेसफुली आप पूरा कर पा रहे हो। उसके बाद सेटअप टाइम जो होता है ना दूसरा मेजरमेंट होता है। अगर मशीन सेटअप टाइम जो होता है वो कंपनी का रिड्यूस होता है, इसका मतलब जेट इन टाइम जो है ना, जस्ट इन टाइम जो है ना साइकोलॉजिकली आप बोल सकते हो कि प्रॉपर इंप्लीमेंट किया गया है। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि कस्टमर कंप्लेन यानी कि एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट कम हो जाता है। अगर नंबर ऑफ कस्टमर कंप्लेन कम हो जाएगा या फिर उसको टाइम कंप्लेन ही नहीं आएगा या कंप्लेन कम आएगा तो उसको रिस्पॉन्स करने का भी टाइम कम लगेगा। इसका मतलब आप मान सकते हो कि जस्ट इन टाइम आपने प्रॉपर लगा दिया है कस्टमर कंप्लेन के कम होने से भी। स्क्रैप में या तो स्क्रैप बहुत ही कम जो है ना वो जनरेट होगा, और स्क्रैप जो होता है उसका रेट रिड्यूस होगा, तो इसका मतलब आप मान सकते हो कि जस्ट इन टाइम को सक्सेसफुली लगा रखा है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ जो क्वालिटी कॉस्ट होता है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी जिसको बोलते हैं, यानी कि अप्रेजल कॉस्ट, प्रिवेंशन कॉस्ट, इंटरनल फेलियर कॉस्ट और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, ये सारे रिड्यूस हो जाएंगे जस्ट इन टाइम इंप्लीमेंट करते हो। तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी जिसको आप बोल रहे थे ना, वो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में ही देखा था। वो टोटल तो PAF मॉडल जिसमें देखा था, प्रिवेंशन, अप्रेजल और फेलियर में भी 2 फेलियर होता था, इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर। वो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी रिड्यूस हो जाएगा। फिर जहाँ तक बात करते हैं कि आपका और देखोगे कस्टमर सर्विसेज के बारे में, यानी कि कस्टमर को ऑन टाइम सर्विसेज, ऑन टाइम डिलीवरी वगैरह मिल जाएगा,
सब प्रॉपर प्रोडक्ट मिलेंगे, तो उस सिचुएशन में वो क्या होगा कि आफ्टर सेल सर्विसेज जो है ना उसमें ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि वर्कर का जो आइडिया है आपको मिलेगा, यानी कि वर्कर जो होता है वो आपका आइडिया ज़्यादा जनरेट करके देंगे। जब ज़्यादा आइडिया आएगा, ठीक है, उससे क्या होगा कि अच्छी अच्छी चीज़ें आपको जानकारी मिलेंगी, एक तरीके मिलेंगे, इनोवेशंस बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली ये क्या होगा कि जस्ट इन टाइम का इनोवेशन भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब बहुत सारे पॉइंट्स जो है ना हम लोगों ने देखे। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि परफॉर्मेंस को मेजरमेंट करने के लिए आप देखोगे कि इन्वेंट्री अल्टीमेटली जो है ना टर्नओवर बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, सेटअप टाइम कम हुआ है कि नहीं, कस्टमर कंप्लेंट कम हुए हैं, स्क्रैप कम हुए हैं, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कम हुए हैं, और जो आफ्टर सेल सर्विसेज है उस पर खर्चा करना आप कम हो गया है, और आइडिया बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप देखोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं, बैक फ्लशिंग सिस्टम क्या होता है। बैक फ्लशिंग क्या होता है जस्ट इन टाइम सिस्टम में। सबसे पहले जब बात करते हैं बैक फ्लशिंग सिस्टम की, तो ये एक आपका अकाउंटिंग अप्रोच होता है। तो पहली बात तो यहाँ पर आपको याद रखनी है कि ये आपका अकाउंटिंग अप्रोच होता है। कौन सा अप्रोच? अकाउंटिंग। ठीक है, ये आपका अकाउंटिंग अप्रोच होता है। अकाउंटिंग तरीके से आप यहाँ पर सोचते हो, जहाँ पर कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स जो होता है वो कैलकुलेट करते हो जब फिनिश गुड्स रेडी है। अब फिनिश गुड्स बन गया, पहले फिनिश गुड्स जो है ना फिनिश गुड्स जो है आपका रेडी है, उसके बाद आप कॉस्ट सोचते हो, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या पड़ेगा। पहले फिनिश गुड्स को रेडी होने दो, बाद में देखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। ये अप्रोच क्या होता है कि आपका WIP का जो मेंटेनेंस होता है उसको एलिमिनेट करता है, और सारे स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे कॉस्ट का कैलकुलेशन को रिड्यूस करता है। तो फिनिश गुड्स रेडी होने के बाद आप क्या डिटरमाइन करते हो, उसका कॉस्ट डिटरमाइन करते हो। ठीक है, तो बड़े ताज्जुब की बात है, जिससे WIP का जो आपका जो जानकारी वगैरह सब आपको चाहिए होती थी मेंटेन करने के लिए वो, और सारे स्टेज पर जो है ना आपको जानकारी चाहिए थी मेंटेन करने के लिए वो सारे की सारी चीज़ें जो है हट जाती है। यानी कि ऑटोमेटिकली जो है ये जो सिस्टम होता है, ये अकाउंटिंग सिस्टम है। फिनिश गुड्स रेडी होने के बाद जब आप कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हो ना, इसके लिए एक चीज़ बहुत नेसेसरी होता है, कंप्यूटर से ही ये काम हो पाएगा। ठीक है, ऐसा बोला गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो प्रोसेस होता है बैक फ्लशिंग का वो कैसे होता है, किस तरीके से आप निकालते हो। तो आप पहले फिनिश गुड्स बनने देते हो, उसके बाद बैक फ्लशिंग लगाते हो। तो प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले प्रोडक्शन ऑर्डर रिसीव होता है। सबसे पहले ऑर्डर कस्टमर ऑर्डर जो है ना आपको रिसीव होता है कि मान लीजिए कि इतना हमको प्रोडक्शन करके देना है। सबसे पहले ये आपको पता चल गया। उसके बाद आप एक लिस्ट बनाते हो जो कि इन्फॉर्मेशन, जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल क्या लगेगा, ठीक है, उन सब का, और कितना मटेरियल लगेगा, कितना डेट तक तैयार करना है, कितने लेबर लगेंगे, यानी कि उसको लिस्ट बनाते हो आप। ठीक है, उसको बोलते हैं मटेरियल लिस्ट। एक लिस्ट बना लेते हो। सबसे पहले जो है ना कस्टमर डिमांड देखते हो, कस्टमर ऑर्डर देखते हो, डिमांड देखते हो, उसके बाद मटेरियल लिस्ट बना लेते हो, उसमें सारी जानकारी देते हो। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि मटेरियल लिस्ट जैसे ही होता है तैयार, वैसे ही क्या करते हो आप, क्या करते हो कि प्रोडक्शन एरिया में क्या करते हो, उसको ट्रांसफ़र कर देते हो मटेरियल लिस्ट को ऑर्डर करने के बाद। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि मटेरियल जो होता है स्पेसिफिक प्रोडक्शन ऑर्डर के हिसाब से क्या बोलते हैं, वो कंप्यूटर में आप फीड करते चले जाते हो कि ये चीज़ हमको लगा। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि जैसे प्रोडक्शन कंप्लीट होता है, सारे इन्फॉर्मेशन जो होते हैं वो आप के पास पहले से हैं कि ये लिस्ट में ये चीज़ें हमको लगी थी। ठीक है, उसके बाद सॉफ्टवेयर को आप बताते हो, और अकॉर्डिंगली सॉफ्टवेयर जो है ना फिनिश गुड्स बनाने के बाद उसकी क्वांटिटी बताते हो, और सारे के सारे कैलकुलेशन वो आपको करके दे देता है। इसको बैक फ्लशिंग सिस्टम बोलते हैं। अब जहाँ तक बात करते हैं कि इसमें भी तो कुछ लिमिटेशन होगा कि फिनिश गुड्स बनाने के बाद तुम जो है ना वो निकालने के लिए जा रहे हो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो उसमें कुछ तो होगा ही। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोडक्शन रिपोर्टिंग। तो प्रोडक्शन रिपोर्टिंग सबसे पहला लिमिट है। रिपोर्टिंग कुछ चीज़ों का, एक तो आपका प्रोडक्शन का। ठीक है, रिपोर्टिंग हम लोग देखते हैं कि किस चीज़ का लिमिटेशन है। एक तो फिनिश गुड्स का, ठीक है, फिनिश गुड्स के प्रोडक्शन का। ठीक है, उसके बाद दूसरा बात हम लोग करते हैं यहाँ पर स्क्रैप का। उसके बाद जो है ना उसके बाद ये एक प्रॉब्लम क्या आता है, ट्रेस करने का, लॉट को ट्रेस करने का, लॉट को और इन्वेंट्री की एक्यूरेसी को। ये सबको ट्रेस करने का प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो रिपोर्टिंग का और ये लिमिटेशंस होता है। तो 2 पॉइंट हो गए आपके रिपोर्टिंग। पहले बोलता है प्रोडक्शन रिपोर्टिंग, यानी कि टोटल प्रोडक्शन जो भी होता है वो फिगर में होगा, वो आप उसको सिस्टम में इंटर करते हो, वो एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए, नहीं तो रॉन्ग कंपोनेंट क्वांटिटी वो अपने आप जो है ना उसमें से सब्सट्रैक्ट कर लेगा, और सारे के सारे प्रॉब्लम यहीं से जो है ना स्टार्ट हो जाएंगे।
फिर जहाँ तक बात करते हैं कि रिपोर्टिंग स्क्रैप का, सारे अब नॉर्मल स्क्रैप जो होते हैं ना मटेरियल के, वो प्रॉपरली ट्रैक होने चाहिए। स्क्रैप अगर ट्रैक नहीं हुआ तो इसका मतलब जो है ना आपको कैलकुलेशन करेक्ट नहीं आएगा। फिर लॉट ट्रेसिंग, यानी कि मैन्युफैक्चर जो होता है यहाँ पर लॉट का यानी कि बंच ऑफ रॉ मेटेरियल को जो है ना वो ट्रेस करके रखेगा। नहीं तो बैक फ्लशिंग सिस्टम में लॉट ट्रेसिंग जो होता है वो प्रॉब्लम हो जाता है। अगर लॉट ट्रेसिंग नहीं किया तो फिर वो आपका मेटल का लॉट का पता नहीं चला तो उस सिचुएशन में आपको बैक फ्लशिंग सिस्टम प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उसके बाद इन्वेंट्री की एक्यूरेसी, क्योंकि इन्वेंट्री जो होता है वो आपका क्या बोलते हैं, जैसे ही इन्वेंट्री होता है वो लास्ट में जो आपके पास बचा हुआ क्लोजिंग स्टॉक है वो क्या होता है प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको पता चलता है, यानी कि वो बाद में पता चलता है। तो वो एक्यूरेट जरूरी नहीं है कि ऑल टाइम ही होगा। तो और तरह से बैक फ्लशिंग सिस्टम जो है ना उसको एक बार स्टडी मटेरियल से रीड कर लेना। बस मैंने आपको यहाँ पर एक हिंट दिया कि क्या क्या चीज़ें करके आप दिमाग में रखोगे जब आपको बैक फ्लशिंग सिस्टम जस्ट इन टाइम में जो है ना आएगा। अगले यही सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। अब अगला सवाल हमारा उठता है काइजन कॉस्टिंग से रिलेटेड, जिसमें मैंने बोला था कि लिटिल बट आपको इंप्रूवमेंट लगातार करना है। अगला सवाल हमारा उठता है कि शॉर्ट नोट्स हमको लिखने के लिए पूछा जा सकता है कि काइजन कॉस्टिंग के बारे में कुछ जानकारियाँ दे। तो आप कुछ जानकारियाँ कैसे दे सकते हो काइजन कॉस्टिंग के बारे में, ये सवाल उठता है। तो सबसे पहले काइजन कॉस्टिंग कहाँ का टेक्निक है, तो ये आपको जापान का टेक्निक है। जापान में ये बोला कि चेंज फॉर बेटर, इसका मतलब ही इन्होंने बताया कि चेंज फॉर बेटर, हमेशा बेटर के लिए चेंज करने का सोचो। ठीक है, स्मॉल बट थोड़ा ही चेंज करो, लेकिन चेंज करो, बिल्कुल चेंज जरूरी है। काइजन कॉस्टिंग टेक्निक का जो होता है स्मॉल स्मॉल इंप्रूवमेंट करो, छोटा छोटा इंप्रूवमेंट करो, लेकिन बार बार करो। ठीक है, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर करो, ऐसा नहीं है ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे, ऑल लेवल पे। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ टॉप लेवल करेगी या मिडिल लेवल करेगी या ऑपरेटिंग लेवल करेगी। यानी कि प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं काइजन कॉस्टिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो प्रिंसिपल, कुछ तो इनका प्रिंसिपल होगा ना, जिसके हिसाब से जो है प्रिंसिपल्स होंगे ना, जिसके हिसाब से ये इंप्लीमेंट करेंगे काइजन कॉस्टिंग को। तो बोलता है स्मॉल इंप्रूवमेंट करना, सबसे पहला इनका प्रिंसिपल है एग्जिस्टिंग प्रोसेस में रीजनेबल कॉस्ट पर, यानी कि इंप्रूव तो करना है लेकिन इंप्रूव करने के बाद स्मॉल इंप्रूवमेंट, स्मॉल छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करने हैं, लेकिन इसका भी जो है ना स्मॉल इंप्रूवमेंट का भी कॉस्ट देखना पड़ेगा। ठीक है, स्मॉल इंप्रूवमेंट में कॉस्ट पर ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि जहाँ पर सारे वर्कर इन्वॉल्व होते हैं ना, तो वहाँ पर सारे वर्कर इन्वॉल्व होते हैं जिस सेक्टर में ना, उस पर सारे वर्कर को इन्वॉल्व करते हुए सारे एरिया को फोकस करते हुए डिसीजन मेकिंग लो। ऑल एरिया में इंप्रूवमेंट होना चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम साफ सफाई में भी इंप्रूवमेंट होना चाहिए, कचरे फेंकने में भी इंप्रूवमेंट होना चाहिए, जो भी चीज़ है उस पर भी होना चाहिए। यहाँ पर बात करते हैं कि आपका सबसे, और उसके बाद जो है ना इसमें कुछ एजम्पशन भी लेना पड़ेगा कि इंप्रूवमेंट का कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, मतलब इंप्रूवमेंट एक लगातार प्रोसेस है। कितना भी अच्छा है तुम हो जाओ, पर कोई इंसान बहुत अच्छा है ऐसा बोल देते हो तो वो लगातार प्रोसेस है, वो कंटिन्यूस इंप्रूव करने का खुद का प्रोसेस है, एक बार अच्छा हो जाने से काम नहीं चलता है। उसके जहाँ तक बात करते हैं कि स्टैंडर्ड सेट करो, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते वक्त में ना लॉन्ग टर्म के हिसाब से, लॉन्ग टर्म को बातों को ध्यान में रखो और स्टैंडर्ड बनाओ कि हमारा स्टैंडर्ड क्या है, उस स्टैंडर्ड को पाने की कोशिश करो। स्टैंडर्ड जो है ना वो बनाना है सुटेबल इंप्रूवमेंट के लिए। और उसके बाद जो है ना वेस्ट को एलिमिनेट करना है और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, विटी को बढ़ाना है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये सब प्रिंसिपल्स होते हैं। मतलब छोटा इंप्रूवमेंट करो एग्जिस्टिंग प्रोसेस में रिजनेबल कॉस्ट पे, लेकिन लगातार करो। कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग लो जहाँ पर सारे वर्कर इन्वॉल्व हैं, और उसके बाद कोई भी लिमिट नहीं है। ये मान के चलो कि इंप्रूवमेंट का कभी भी कोई अंत नहीं होता है, कोई लिमिट नहीं होता है। उसके बाद बात करते हैं कि सेटिंग स्टैंडर्ड सेट करो, उसको टारगेट को पाने की कोशिश करो। वेस्ट एलिमिनेट और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होनी चाहिए। ठीक है, अगला सवाल हमारा आएगा 5S के बारे में, जिसके बारे में मैं तब बता रहा था।